गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेबुला सुंडा के प्रीवियस पार्ट के बारे में डिस्कस किए थे, जो कि 15वें नंबर का कल्टीवेशन काउपी के कल्टीवेशन से संबंधित था। इस सेशन में हम 17वें नंबर का कल्टीवेशन, जो कि क्लस्टर बीन के कल्टीवेशन से संबंधित है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्लस्टर बीन को हम गुआर के नाम से भी जानते हैं और इसी को इसका साइंटिफिक नेम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोगस होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो यह लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू क्लस्टर बीन कल्टीवेशन, यानी क्लस्टर बीन का से संबंधित जो पहला पॉइंट है, राजस्थान इज द फर्स्ट इन प्रोडक्शन एंड एरिया ऑफ क्लस्टर बीन, यानी क्लस्टर बीन के एरिया एंड प्रोडक्शन के अंतर्गत पहला स्थान किसका है? तो क्लस्टर बीन के एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान का पहला पोजीशन है। इट इज़ यूज्ड एज कैटल फीड्स एंड फॉडर मेकिंग गम्स रेजिन्स एंड एक्सप्लोजिव, यानी कि इसका प्रयोग जो होता है वो पशुओं के भोजन के रूप में करते हैं, पशुओं के चारे के रूप में करते हैं, और इसी से जो है गम बनाया जाता है। यानी क्लस्टर बीन से ही क्या बनाया जाता है? गोद बनाया जाता है, और इसी से रेसिन बनाया जाता है या फिर किशमिश इसी तैयार किया जाता है, रेसिन्स। एंड यह एक्सप्लोजिव पर्पज, यानी कि विस्फोटक पदार्थ भी जो होता है क्लस्टर बीन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बट इमैच्योर पार्ट्स आर आल्सो यूज्ड एज ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि इसका जो इमैच्योर पार्ट्स होता है, लेकिन इसका जो इमैच्योर पार्ट्स होता है या फिर जो कच्चे पार्ट्स होते हैं, इसका प्रयोग होता है वो ग्रीन वेजिटेबल्स के रूप में करते हैं। सीड रेट कितना होता है? तो क्लस्टर बीन का जो सीड रेट होता है वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट है वैरायटी की बात करते हैं, तो वैरायटी के अंतर्गत आपका पूसा सदाबहार वैरायटी आती है, जो कि वेजिटेबल पर्पज से यूज में लाई जाती है। पूसा सदाबहार आपका टोमेटो की भी वैरायटी होती है। पूसा सदाबहार आपका क्लस्टर बीन या फिर ग्वार की भी वैरायटी होती है, जो कि वेजिटेबल पर्पज से यूज में लाई जाती है। दूसरे नंबर पर पूसा मौसमी आती है, जो कि क्लस्टर बीन या फिर ग्वार की वैरायटी होती है, यह भी वेजिटेबल पर्पज से यूज में लाया जाता है। और पूसा दो मौसमी जो होता है वो काउपी की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है पूसा नौबहार। पूसा नौबहार ये भी वेजिटेबल पर्पज से यूज में लाया जाता है। दुर्गापुरा सफ़ेदा, यानी दुर्गापुरा सफ़ेदा जो है किसकी वैरायटी होती है? तो दुर्गापुर सफ़ेद जो होती है वो ग्रेन पर्पज के लिए और स्टारलिंग मैच्योरी वैरायटी के रूप में किसका जाना जाता है? तो क्लस्टर बीन या फिर गुआर का, यानी कि दुर्गापुरा सफ़ेद जो होती है वो मेन ग्रेन पर्पज के लिए यूज में लाया जाता है, और यह अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी होती है किसकी? क्लस्टर बीन या फिर गुआर की। नेक्स्ट 16वें नंबर का कल्टीवेशन है पालक। पालक को हम स्पाइनेज के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होता है? बीटा बुल्गारिस वैरायटी बेंगालेंसिस होता है। इसका सीड रेट कितना होता है? तो पालक का या फिर स्पाइनेज का जो सीड रेट होता है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और बात करते हैं वैरायटीज ऑफ पालक। पालक की वैरायटी के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पालक की वैरायटी के अंतर्गत आपका पंजाब ग्रीन आता है, आल ग्रीन आता है, पूसा हरित आता है। पूसा हरित पालक का होता है, जबकि अर्का हरित करेला का होता है। पूसा ज्योति जो होता है वो पालक का होता है, जबकि पूसा हिम ज्योति जो होता है वो कालीफ्लावर की वैरायटी होती है, जो कि सेल्फ ब्रांचिंग वैरायटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है जॉबनर ग्रीन, इसी की वैरायटी होती है, और म्यूटेंट वैरायटी होती है, यानी जॉबनर ग्रीन जो होती है वो पालक की म्यूटेंट वैरायटी के रूप में जाना जाता है। पूसा हरित जो पूसा भारती जो होता है वो पॉलीप्लाइडी वैरायटी होती है किसकी? पालक की। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3, यानी कि 2 यूनिट में हमने फ्लोरिकल्चर, 2 यूनिट में पोमोलॉजी एंड ओलरीकल्चर को कंप्लीट किया है। तीसरे यूनिट में हम फ्लोरिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फ्लोरिकल्चर, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फ्लोरिकल्चर, लीडिंग फ्लावर एंड फ्लावर प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि फ्लावर्स एंड फ्लावर प्रोडक्ट में जो अग्रणी, फ्लावर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में जो अग्रणी देश है वो आपका नीदरलैंड है, जिसका कैपिटल आपका एम्स्टर्डम होता है। फिर से लीडिंग फ्लावर एंड फ्लावर प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि फ्लावर एंड फ्लावर प्रोडक्ट से संबंधित जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो आपका नीदरलैंड्स होता है। नेक्स्ट है लीडिंग फ्लावर प्रोडक्ट इंपोर्टिंग कंट्री, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्लावर प्रोडक्ट का इंपोर्ट करने वाला कंट्री कौन सा होता है? तो जर्मनी होता है। फिर से फ्लावर प्रोडक्ट इंपोर्टिंग कंट्री, यानी कि फ्लावर के प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश कौन सा आता है? तो जर्मनी होता है। नेक्स्ट है कंट्री हैविंग लार्जेस्ट मार्केट ऑफ कट फ्लावर, यानी पूरे विश्व में देखा जाए तो कट फ्लावर का सबसे बड़ा मार्केट कहाँ पर होता है? तो यह जर्मनी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर इंडिया, हमारे भारत में फ्लोरिकल्चर के एरिया के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो यह कर्नाटका में, यानी कि हमारे इंडिया में फ्लोरिकल्चर का एरिया सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटका में पाया जाता है। और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो एरिया सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, लेकिन टोटल फ्लोरिकल्चर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये भी कर्नाटका में होता है। यानी कि एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एरिया एंड प्रोडक्शंस दोनों के केस में ही कर्नाटका का पहला स्थान होता है। प्रोडक्शंस में
प्रोडक्शंस में, यानी एरिया एंड प्रोडक्शंस दोनों ही जो है ऐड किया जाता है किसमें, तो कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर। कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर दोनों को मिलाकर सबसे ज़्यादा एरिया कर्नाटका का है एंड प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कर्नाटका का है, कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर दोनों के केसेस में। लूज फ्लावर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है, जबकि कट लूज फ्लावर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। लूज फ्लावर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे भारत में कहाँ पर होता है, तो लूज का फ्लावर का प्रोडक्शन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है, जबकि कट फ्लावर की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में कट फ्लावर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडिया। भारत से फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट के अंतर्गत सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन सा होता है, तो आपका यूएस से होता है। फिर से लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट का सबसे बड़ा इंपोर्टर या फिर आयातक देश कौन सा होता है, तो यूएसए होता है। कितना आयात करता है, तो 27% आयात करता है। मैक्सिमम कट फ्लावर प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा कट फ्लावर का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो वेस्ट बंगाल में, यहाँ दिया है। और बात करते हैं कट फ्लावर का और लूज फ्लावर का, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। टोटल फ्लावर को मिलाकर, यानी कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर दोनों को मिलाकर सबसे ज़्यादा एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों के केस में आपका कर्नाटका का पहला पोजीशन है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर क्रॉप कवरिंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, यानी कि फ्लावर क्रॉप कवरिंग मैक्सिमम एरिया इंडिया। भारत में फ्लावर क्रॉप को कवर करने वाला सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो जैस्मीन का, यानी कि इंडिया में फ्लावर से कवरिंग जो मैक्सिमम एरिया होता है वो आपका जैस्मीन का होता है। होगाथ कर्व किस नाम से जाना जाता है, तो होगाथ कर्व को हम लाइन ऑफ ब्यूटी के नाम से जानते हैं, यानी कि होगाथ कर्व किसे कहते हैं, तो होगाथ कर्व को जो है लाइन ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। बुक ब्यूटीफुल गार्डन इज रिटन बाय एम.एस. रंधावा, यानी कि ब्यूटीफुल गार्डन जो बुक है वो एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर बी.बी. पाल और प्रियदर्शनी, ये दोनों वैरायटी जो होती है वो रोज की वैरायटी होती है। और रोज ब्रीडिंग का पिता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर बी.बी. पाल को कहते हैं। केवल रोज का पिता किसे कहते हैं, तो एम.एस. रंधावा को कहा जाता है। और रोज सरपत जो होती है वो डॉक्टर बी.बी. पाल की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी होती है, किसकी, रोज की। नेक्स्ट पॉइंट, जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट इज नोन एज इकेबाना, यानी कि फ्लावर अरेंजमेंट का जो जापानीज होता है सिस्टम होता है उसी को हम इकेबाना के नाम से जानते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लूज फ्लावर इन द वर्ल्ड, यानी हमारे भारत में पूरे विश्व में देखा जाए तो लूज फ्लावर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा देश करता है, तो आपका इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दिया फेमस गार्डन्स और उसका प्लेसेस, यानी फेमस गार्डन्स एंड रिलेटेड देयर प्लेसेस। तो एक तरफ आपका गार्डन दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्लेसेस दिया है। मुगल गार्डन कहाँ पर सिचुएटेड है, तो मुगल गार्डन पिंजौर हरियाणा में सिचुएटेड है। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यह फदाई खान के द्वारा बनाया गया था, पिंजौर गार्डन हरियाणा में। नेक्स्ट है रोज गार्डन या फिर रॉक गार्डन, दोनों ही चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। मंदोर गार्डन कहाँ पर है, राजस्थान में सिचुएटेड है। चारबाग गार्डन कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और किसके, हुमायूं का मकबरा यानी कि चार बाग गार्डन जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, इसी को हम हुमायूं का मकबरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बुद्धा जयंती पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, तो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। वृंदावन गार्डन जो कि बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन होता है, यह मैसूर कर्नाटका में सिचुएटेड है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन श्रीपुर कोलकाता में, जबकि NBRI कहाँ पर है, तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन आपका श्रीपुर कोलकाता में है। लेकिन केवल नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ये गलत दिया है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन गलत दिया है, ये लखनऊ में नहीं है, शिवपुर कोलकाता में, यानी कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन आपका शिवपुर कोलकाता में है। और NBRI की बात जब करते हैं तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो NBRI ये आपका उत्तर प्रदेश है, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हेडिंग है स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। स्टाइल ऑफ गार्डनिंग जो होता है, गार्डनिंग का जो स्टाइल होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक तो फॉर्मल स्टाइल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है, तीसरे पर फ्री स्टाइल होता है। फॉर्मल स्टाइल में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें प्लान जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है, तो इसमें मुगल गार्डन आता है, पर्सियन गार्डन आता है, पिंजौर गार्डन आता है, जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है PMG रेल पर, यानी पी से क्या हो जाएगा, तो पी से पिंजौर गार्डन हो जाएगा, फिर पी से आपका पर्सियन गार्डन हो जाएगा, फिर M से मुगल गार्डन। ये सभी जो होता है फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग के अंतर्गत आते हैं। जापानीज गार्डन जो होता है वो इनफॉर्मल में आता है, या प्लान इसमें एसिमेट्रिकल होता है। इट रिफ्लेक्ट नेचुरलिस्टिक इफेक्ट ऑफ टोटल व्यू, यानी इसमें जो टोटल व्यू होता है वो एकदम प्राकृतिक दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम नेचुरल ब्यूटी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो नेचुरल गार्डन्स होते हैं वो ही जापानीज गार्डन के अंतर्गत आते हैं। यानी जापानीज गार्डन किसका एग्जांपल होता है, तो इनफॉर्मल टाइप गार्डनिंग स्टाइल का
टाइप्स होता है। तीसरे नंबर पे आपका फ्री स्टाइल आता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल दोनों का। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत रोज गार्डन आता है, जो कि लुधियाना या फिर चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। दूसरे नंबर पे इंग्लिश गार्डन आता है और तीसरे नंबर पे लाल बाग गार्डन आता है। लाल बाग गार्डन आता है, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो LREL पर वाला पता नहीं। नेक्स्ट, मेन फीचर्स ऑफ गार्डन, गार्डन के मुख्य फीचर। मेन फीचर्स ऑफ गार्डन, मुगल गार्डन में फॉर्मल होता है, मुगल गार्डन फॉर्मल होता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है हरबत। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है हरबत। ह से आपका हाई प्रोटेक्टिंग वाल्व हो जाएगा, र से आपका रनिंग वाटर हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, तो बी से बरादरी हो जाएगा, फिर टी से टेरेसेस हो जाएगा, फिर टी से आपका टर्मिनल बिल्डिंग हो जाएगा। ये सभी जो होते हैं फॉर्मल यानी मुगल गार्डन के सिस्टम्स होते हैं, मुगल गार्डन के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे आपका जापानीज गार्डन आता है। जापानीज गार्डन के कौन कौन से फीचर होते हैं, तो इसमें आपका गार्डन लैंटेनर्स होता है, यानी कि बगीचा में जो लालटेन होता है वो जापानीज गार्डन में देखने को मिलता है। गार्डन पगोता भी इसी में देखने को मिलता है। ड्राई लैंडस्केप भी इसी में देखने को मिलता है। कुआं भी इसी में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर बुधा जयंती पार्क जो होता है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, जापानीज गार्डन के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है इंग्लिश गार्डन। इंग्लिश गार्डन में कौन कौन सा फीचर होता है, तो इंग्लिश गार्डन के फीचर के रूप में आपका हर्बेशियस बॉर्डर आता है, कॉटेज गार्डन भी आपका इंग्लिश गार्डन के अंतर्गत आता है, लॉन भी इसी में आता है, एंड रॉकरी भी इसी में आता है, और राष्ट्रपति भवन गार्डन और टी गार्डन किससे संबंधित होता है, तो इंग्लिश गार्डन से संबंधित होता है। और लॉन रॉकरी की बात करते हैं, तो रॉकरी जो होता है वो इंग्लिश गार्डन में रॉकरी आता है। केवल रॉक का जब चर्चा करें तो यह आपका जापानीज गार्डन में आता है। राष्ट्रपति भवन गार्डन, टी गार्डन आपका इंग्लिश गार्डन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है लान। डिस्कस अबाउट ऑफ लान। लान किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन लान। लान से आप क्या समझते हैं, तो लान जो होता है इसे हम हार्ट ऑफ गार्डन के नाम से जानते हैं, यानी कि गार्डन का हृदय किसे कहते हैं, तो बगीचा का हृदय जो होता है वो लान को कहा जाता है। नो गार्डन इज कंप्लीट विदाउट लान, यानी कोई भी गार्डन जो होता है वो बिना लान के पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांटिंग ऑफ ग्रासेस इन लान बाय टर्फिंग मेथड इज बेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड, यानी कि टर्फिंग मेथड से जो ग्रास का प्लांटिंग किया जाता है लान में, यानी प्लांटिंग ऑफ ग्रासेस इन लान, यानी लान में जो ग्रासेस का प्लांटिंग किया जाता है वो टर्फिंग मेथड से किया जाता है, क्योंकि टर्फिंग मेथड ही सबसे बेस्ट और सबसे शीघ्र तैयार होने वाला मेथड होता है। मेथड फॉर प्लांटिंग ऑफ लान एंड इन दिस मेथड यूज टर्फ पीसेस ऑफ अर्थ विथ ग्रासेस, यानी कि टर्फिंग प्लांटिंग मेथड्स में यानी लान यानी प्लांटिंग ऑफ लान यानी लान के प्लांटिंग मेथड्स में जो टर्फ का पीसेस होता है वो घासेस के साथ पृथ्वी पर प्रयोग में लाया जाता है, यानी पृथ्वी की सतह पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लावर क्रॉप्स। नेक्स्ट है आपका फ्लावर क्रॉप। फ्लावर क्रॉप्स के अंतर्गत आपका रोज आता है। रोज का साइंटिफिक नेम रोजा स्पेसीज होता है, या रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ओरिजिन प्लेस इंडिया होता है। क्वीन ऑफ फ्लावर किंग गलत दिया है, किंग ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। किंग ऑफ फ्लावर के नाम से किसे जाना जाता है, तो रोज को किंग ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। क्वीन किसे कहते हैं, तो वर्तमान समय में कंदी फूलों की रानी जो है ग्लेडियोलस को कहा जाता है, जबकि कंदी फूलों की रानी ग्लेडियोलस को कहा जाता है। एंड नॉर्मली क्वीन ऑफ फ्लावर जो होता है क्राइसेंथेमम को भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं डहेलिया भी दिया है। तो इस प्रकार जो है इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन कंदी फूलों की रानी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि यह ग्लेडियोलस होता है। अब जैसे ऑप्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन को चूज किया जाएगा। रोज इसे सिंबल ऑफ ब्यूटी, यानी रोज को हम सिंबल ऑफ ब्यूटी के नाम से जानते हैं, यानी कि सुंदरता का प्रतीक किसे कहते हैं, तो रोज को कहते हैं। नेशनल फ्लावर किसे कहते हैं, तो इंग्लैंड का, यानी कि जो रोज होता है वो इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर होता है। बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग, यानी रोज के प्लांटिंग का जो सबसे अच्छा समय होता है वो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इसका टी बडिंग होता है। संतरा और मौसम्बी का भी टी बडिंग के द्वारा ही किया जाता है। बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग, यानी बडिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो नवंबर से लेकर फरवरी का महीना होता है। फ्रूट ऑफ रोज के क्या लेता है, तो रोज हिप्स कहते हैं, यानी कि रोज के फ्रूट को क्या कहते हैं, तो रोज के फ्रूट को जो है रोज हिप्स के नाम से जानते हैं। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। डॉक्टर बीपी पाल इज रिलेटेड टू रोज ब्रीडिंग, यानी कि डॉक्टर बीपी पाल किससे संबंधित होता है, तो डॉक्टर बीपी पाल वो रोज से संबंधित होता है। गुलकंद इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ पेटल्स एंड शुगर इन द रेशियो ऑफ 1:1, यानी कि जो गुलकंद होता है या रोज और पेटल के एक रेशियो से मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाइट फ्लावर वैरायटी ऑफ रोज, यानी रोज की जो व्हाइट फ्लावर वाली वैरायटी होती है कौन सा होता है, तो तुषार, यानी कि रोज की जो व्हाइट फ्लावर वाली वैरायटी होती है उसमें आपका तुषार आता है।
नेक्स्ट है रेड फ्लावर वैरायटी या रोज की जो रेड फ्लावर वाली वैरायटी है उसमें आपका क्रिम्सन ग्लोरी आता है। क्रिम्सन ग्लोरी जो था वो रेड फ्लावर वाली वैरायटी होती है किसकी, रोज की। थार्नलेस वैरायटी या रोज की जो कांटे रहित वैरायटी होती है वो कौन सी होती है, तो पूसा मोहित होता है, सुचित्रा यानी सुचित्रा पूसा मोहित ये जो होती है थार्नलेस वैरायटी होती है किसी रोज की। नेक्स्ट है टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर यानी फ्लावर के सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए पल्सिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें शुगर का सोल्यूशन जो था वो रखा, शुगर के सोल्यूशंस में इसके रूट को रखा जाता है, इसीलिए इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। दूसरे नंबर का जो फ्लावर क्राफ्ट है वो ग्लैडियोलस है। दूसरे नंबर का जो फ्लावर क्राफ्ट है वो ग्लैडियोलस है। ग्लैडियोलस का साइंटिफिक नेम ग्लैडियोलस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ग्लैडियोलस का साइंटिफिक नेम ग्लैडियोलस हाइब्रिडस होता है। ग्लैडियोलस हाइब्रिडस होता है यानी ग्लैडियोलस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ग्लैडियोलस हाइब्रिडस होता है। फैमिली क्या होता है, इरिडेसी होता है। सैफरन का भी फैमिली इरिडेसी होता है और इसका प्रोपोगेशन कार में या फिर टिश्यू कल्चर के द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा टिश्यू कल्चर आर्किड में प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर बनाना में यूज में किया जा रहा है। बनाना की ग्रैंड नैनी जो वैरायटी होती है जिसे हम G9 के नाम से जानते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। वैरायटी की बात करते हैं तो जो ग्लैडियोलस की वैरायटी में आपका प्रियदर्शनी आता है, हैप्पी इंड आता है, सुचित्रा आता है। सुचित्रा रोज की भी वैरायटी होती है और सुचित्रा जो होती है वो ग्लैडियोलस की वैरायटी होती है। फ्रेंडशिप भी एक वैरायटी होती है यानी कि प्रियदर्शनी, हैप्पी इंड, सुचित्रा एंड फ्रेंडशिप ये सभी जो होती है वो ग्लैडियोलस की वैरायटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का क्रॉप क्राइसेंथेमम यानी तीसरे नंबर पर आपका क्राइसेंथेमम आता है। क्राइसेंथेमम का साइंटिफिक नेम डेंड्रांथिमा ग्रैंडिफ्लोरा आता है यानी कि डेंड्रांथिमा ग्रैंडिफ्लोरा इसका साइंटिफिक नेम होता है। कंपोजिटी या फिर एस्टेरेसी फैमिली बिलोंग करता है। कॉमन नेम इसका गुलदाउदी होता है एंड इसके स्पाइक का लेंथ कितना होता है, तो इसके स्पाइक का लेंथ जो था वो अगर इंटरनेशनल मार्केट है तो वहाँ पर 190 सेंटीमीटर का जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जबकि हमारे भारत में 105 सेंटीमीटर स्पाइक लेंथ सबसे बेस्ट माना जाता है। स्पाइक का लेंथ कितना होता है, तो 100 से लेके 100-150 सेंटीमीटर तक इसका होता है यानी कि क्राइसेंथेमम का जो स्पाइक का लेंथ होता है वो कितना होता है, तो ग्लैडियोलस में स्पाइक लेंथ होता है यानी कि इसमें नहीं है, ग्लैडियोलस में। ये सभी जो होता है वो ग्लैडियोलस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन बाय रूट सक्कर्स यानी कि क्राइसेंथेमम का जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो रूट के सक्कर के द्वारा किया जाता है। और क्राइसेंथेमम का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो चाइना। क्राइसेंथेमम का ओरिजिन प्लेस आपका चाइना होता है, जबकि मैरीगोल्ड का ओरिजिन प्लेस मैक्सिको होता है। वैरायटी की बात करते हैं तो क्राइसेंथेमम की वैरायटी में आपका डियाना आता है, बसंती आता है, राखी आता है, बीरबल साहनी आता है, इंदिरा आता है, रेड गोल्ड आता है। यानी कि रेड गोल्ड हो गया, बीरबल साहनी हो गया, बसंती हो गया, इंदिरा हो गया, राखी हो गया, डियाना हो गया, ये सभी जो होती है वो क्राइसेंथेमम की वैरायटी के अंतर्गत आते हैं। यानी क्राइसेंथेमम की वैरायटी के अंतर्गत आपका डियाना आता है, राखी आता है, इंदिरा आता है, बसंती आता है, बीरबल साहनी आता है, रेड गोल्ड, ये सभी वैरायटी जो होते हैं वो किसके क्राइसेंथेमम की वैरायटी होते हैं। नेक्स्ट फ्लावर क्राफ्ट है आपका मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का साइंटिफिक नेम ट्राइजेक्टेस स्पेसिस होता है। यह कंपोजिटी या फिर एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कितने प्रकार का मैरीगोल्ड होता है, तो 2 प्रकार का मैरीगोल्ड होता है। तो आपका अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है जिसमें लार्ज फ्लावर देखने को मिलता है यानी कि लार्ज फ्लावर गेंदा होता है, यानी कि अफ्रीकन मैरीगोल्ड का जो फ्लावर साइज होता है वो बड़ा होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो टेजेस्टस इरेक्टा होता है। वैरायटी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड की वैरायटी के अंतर्गत आपका स्नो बर्ड आता है, सुगर आता है, ब्यूटी गोल्ड आता है, येलो आता है, ऑरेंज आता है। यानी कि ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ब्यूटी गोल्ड हो गया, सुगर हो गया, स्नो बर्ड हो गया, ये सभी वैरायटी जो होती है अफ्रीकन मैरीगोल्ड की वैरायटी होती है। जबकि फ्रेंच मैरीगोल्ड की वैरायटी के अंतर्गत जो फ्लावर का साइज होता है वो स्मॉल होता है। इसका साइंटिफिक नेम टेजेस्टस पेटुला होता है। इसके वैरायटी के अंतर्गत क्या आता है, तो हैप्पी ऑरेंज, यानी कि हैप्पी लग गया, यानी कि ऑरेंज में जब हैप्पी लग गया तो वो फ्रेंच मैरीगोल्ड की वैरायटी होती है। और येलो में जब हैप्पी लग गया तो वह फ्रेंच मैरीगोल्ड की वैरायटी होती है। और गोल्डन बॉय जो होती है वो फ्रेंच मैरीगोल्ड की वैरायटी होती है। स्टार डस्ट भी जो होता है फ्रेंच मैरीगोल्ड की वैरायटी होती है। सीड रेट कितना होता है, तो मैरीगोल्ड का जो सीड रेट होता है 101 किलोग्राम होता है। चिली का सीड रेट 101 किलोग्राम होता है। टिंडा का सीड रेट 101 किलोग्राम होता है। और जो किसका सीड रेट, नोल खोल का भी सीड रेट 1.5 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। यानी 4 क्रॉप्स का सीड रेट 101 किलोग्राम होता है, टिंडा का, नोल खोल का एंड मैरीगोल्ड का, चिली का। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है फ्रूट प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ कीपिंग फ्रूट्स फॉर लॉन्गर टाइम विदाउट डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ख़राब हुए बिना जब हम अधिक समय तक किसी फ्रूट को हम अधिक समय तक रखते हैं तो उसके रखने की कला और विज्ञान को ही फ्रूट प्रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन फ्रूट प्रिजर्वेशन सोडियम बेंजोएट वर्क एंड द प्रिंसिपल टू चेक द ग्रोथ ऑफ ईस्ट, वेयर एज KMS या फिर सल्फर डाइऑक्साइड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टू चेक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। यानी कि फ्रूट प्रिजर्वेशन में जो सोडियम बेंजोएट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह ईस्ट को
ईस्ट के ग्रोथ को रोकने के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो था वो किस प्रिंसिपल पर या फिर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो टू चेक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी कि बैक्टीरिया एंड फंजाई के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी कि प्रिजर्वेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। तो पहला प्रिजर्वेशन का प्रिंसिपल होता है कैनिंग, दूसरे नंबर पे पास्चुराइजेशन आता है, तीसरे नंबर पे स्टरलाइजेशन आता है, चौथे नंबर पे फ्रीजिंग आता है, पाँचवें नंबर पे क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, छठवें नंबर पे ड्राइंग आता है, सातवें नंबर पे प्रिजर्वेशन बाई ऑस्मोसिस आता है, एंड आठवें नंबर पे आपका प्रिजर्वेशन बाई केमिकल्स आता है, नौवें प्रिजर्वेशन बाई केमिकल्स आता है, इसमें भी आपका केमिस्ट के द्वारा होता है, सोडियम बेंजोएट के द्वारा होता है। नौवें नंबर पे फर्मेंटेशन के द्वारा प्रिजर्वेशन करते हैं। 10वें नंबर पे एसेप्सिस के द्वारा प्रिजर्वेशन करते हैं। 11वें नंबर पे ऑक्सीडेशन के द्वारा प्रिजर्वेशन करते हैं, एंड 12वें नंबर पे एंजाइमेटिक स्पाइलिंग के या फिर ब्लांचिंग के प्रिजर्वेशन पे ब्लांचिंग सिस्टम से प्रिजर्वेशन करते हैं। 13वें नंबर पे ब्लांचिंग करते हैं, यानी कि ये 13 प्रिजर्वेशन के मेथड्स नॉर्मली देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन प्रिजर्वेशन के मेथड्स के बारे में। तो पहले नंबर पे कैनिंग है। तो कैनिंग में क्या होता है, तो कैनिंग में जो होता है किसमें क्या होता है, तो बॉटलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट, यानी कि वेजिटेबल प्रोडक्ट, यानी वेजिटेबल के प्रोडक्ट को जब हम कैनिंग किसी कैंड में रख देते हैं तो उसी को कैनिंग के नाम से जानते हैं। कैनिंग किसने दिया था, कैनिंग टर्म जो है निकोलस एपर्ट नामक साइंटिस्ट ने सन 1904 ईस्वी में या फिर 1810 ईस्वी में दिया था। उन्होंने बताया था कि जो भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी इंसान रहे, अगर वो हवा के संपर्क में रहेगा तो उसमें ज़रूर ही कोई ना कोई क्षति होती रहती है। कैनिंग का आविष्कार करने के कारण ही निकोलस एपर्ट को एपर्टाइजिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि निकोलस एपर्ट का नाम जो है, निकोलस ने कैनिंग की खोज किया था, इसीलिए उनका नाम निकोलस एपर्ट पड़ गया है, और इस प्रोसेस को एपर्टाइजेशन के नाम से जानते हैं। फ्रूट का जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि वेजिटेबल का प्रोसेसिंग टेम्परेचर 115 से 121 डिग्री फ़ारेनहाइट 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर पास्चुराइजेशन आता है। हीटिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, यानी कि इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल के जूस को जो है हीट किया जाता है 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक के लिए। इसमें केवल हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं वही मरते हैं। पास्चुराइजेशन में केवल हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स मरते हैं, जबकि स्टरलाइजेशन प्रोसेस में जो होते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट किया जाता है। इसमें दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चौथे नंबर पर फ्रीजिंग आता है। फ्रीजिंग में कूलर का स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो फ्रीजिंग में जो कूलर स्टोरेज का टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि रेफ्रिजरेटर या फिर चिलिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर चिलिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है, या फिर फ्रीजिंग इंजरी देखने को मिलता है। रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट है 5वें नंबर पे क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या आता है, तो प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम लिक्विड नाइट्रोजन में किसी भी प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं तो उसी को क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 6वें नंबर का मेथड ड्राइंग। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाई अप्लाइंग हीट इज कॉल्ड ड्राइंग। इसके द्वारा रेसिन या फिर किशमिश तैयार किया जाता है, यानी कि हीट के द्वारा जब हम किसी भी प्रोडक्ट से मॉइस्चर को बाहर करते हैं तो उसी को ड्राइंग के नाम से जानते हैं, या नेचुरली किया जाता है सन के हीट के द्वारा ही। जबकि डिहाइड्रेशन जो होता है डिहाइड्रेटर मशीन के द्वारा जो है आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है, और ड्राइंग के द्वारा ही किशमिश या फिर रेसिन्स का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, तो TSS की मात्रा सबसे ज़्यादा इसी में पाई जाती है। कितना परसेंट पाया जाता है, तो TSS इसमें 70% मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन थ्रू ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा प्रिजर्वेशन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, इसमें शुगर का अधिक कंसंट्रेशन प्रयोग में लाया जाता है। जैसे जैम होगा इसमें 68% तक शुगर प्रयोग में लाया जाता है, जबकि आगरा का पेठा होता है इसमें 70% तक शुगर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आगरा का पेठा को ही हम कैंडी के नाम से जानते हैं। आगरा के पेठा को हम कैंडी के अंतर्गत ही आगरा का पेठा आता है, तो लगभग उसमें 75% यानी मैक्सिमम TSS की मात्रा होती है। इसके बाद कैंडी जो कि आंवला से तैयार किया जाता है और उसमें भी 75% तक पाया जाता है। जहाँ मुरब्बा में कितना पाया जाता है, तो 70% तक TSS की मात्रा पाया जाता है। जैम में कितना पाया जाता है, 59% पाया जाता है। जेली में 65% तक पाया जाता है। स्क्वैश में 40% पाया जाता है। केचप में 30% पाया जाता है। चटनी में 28% पाया जाता है। नेक्टर में 15% पाया जाता है, एंड RTS में 10% तक पाया जाता है। यह सीरियल वाइज सभी प्रकार के प्रोडक्ट का TSS वैल्यू है, और कार्डियल हो और चाहे नेक्टर हो, कार्डियल हो
स्क्वैश एंड कार्डियल, स्क्वैश एंड कार्डियल दोनों में जूस की मात्रा कितनी होती है? तो 25% तक रखा जाता है। नेक्स्ट है साल्ट प्रिजर्वेशन, साल्ट का कंसंट्रेशन यानी साल्ट प्रिजर्वेशन में साल्ट का कंसंट्रेशन कितना रखा जाता है? तो 15 से 25% रखा जाता है। नॉर्मली 15% ही देखने को मिलता है जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। पिकल्स में जो है 15%, यानी कि साल्ट प्रिजर्वेशन में साल्ट का कंसंट्रेशन 15 से 25% तक होता है, लेकिन पिकल के प्रिजर्वेशन में नॉर्मली 15% तक साल्ट का कंसंट्रेशन यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स, यानी केमिकल्स के द्वारा प्रिजर्वेशन किया जाता है। दो प्रकार से किया जाता है, एक तो आपका KMS जिसे हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के नाम से जानते हैं, दूसरे नंबर पर सोडियम बेंजोएट आता है। KMS में आपका कितनी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो 350 से 500 ppm मात्रा या फिर 0.05% मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। किसका? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो था वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है जो कि प्रिजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज यूज्ड अगेंस्ट कलरलेस फ्रूट ऑफ जूस एंड पल्प, यानी कि जो कलरलेस फ्रूट के जूस होते हैं या फिर कलरलेस जो फ्रूट के पल्प होते हैं उसी के अगेंस्ट जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड या फिर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो दूसरे नंबर पे सोडियम बेंजोएट आता है। कितनी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है? तो इसकी 700 ppm मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। और परसेंटेज में बात करते हैं 0.07% इसकी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन, यानी कि प्रिजर्वेशन में जो बेंजोइक एसिड होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए। यूज्ड इन कलर्ड प्रोडक्ट, कलर्ड फ्रूट प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी कलर्ड फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी कलर्ड फूड प्रोडक्ट होते हैं उसी में बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। जैसे टोमेटो का प्रोडक्ट हो गया तो उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट की मात्रा कब प्रयोग में लाई जाती है? 350 से 500 ppm, जबकि गलत दिया है यार, इसमें क्या यहीं से तो कन्फ्यूजन हो रहा है। सोडियम बेंजोएट की ज़्यादा मात्रा इसमें यूज किया गया है कितना? 700 ppm से लेके 1000 तक, जो कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर ने रिकमेंडेड किया है। और सबसे कम मात्रा जो थी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रिजर्वेशन बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के द्वारा जो यानी कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा जो प्रिजर्वेशन किया जाता है वो अंगूर में किया जाता है। अंगूर से जो शराब बनाया जाता है इसमें अल्कोहल की मात्रा 7 से 20% तक होती है। और यह फर्मेंटेड बेवरेज का, यानी कि जो किण्वित पेय पदार्थ होते हैं उसका सबसे पुराना एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है एसेप्सिस में क्या होता है? तो प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, यानी फूड प्रोडक्ट में जब हम फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं तो उसमें से माइक्रोब के एंट्री को प्रिवेंट करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? तो एसेप्सिस, यानी प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब, दैट इज कॉल्ड एसेप्सिस। 11वें नंबर का जो मेथड होता है ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन कैन बी चेक्ड बाय एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है प्रिजर्वेशन में यह एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा रोका जाता है, जिसके अंतर्गत एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। 12वें नंबर पे आपका चेकिंग ऑफ एंजाइमेटिक स्पाइलिंग, यानी कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है उसको रोकने के लिए हम ब्लांचिंग का प्रयोग करते हैं। किसमें? वेजिटेबल्स में करते हैं। फ्रूट के केस में ब्लांचिंग की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लांचिंग। 13वें नंबर का प्रिजर्वेशन मेथड है ब्लांचिंग। इसमें किया गया जाता है कीपिंग वेजिटेबल्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर 2 to 5 मिनट्स फॉलोड बाय कूलिंग, यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि 2 से 5 मिनट तक के लिए उबलते हुए पानी में हम जब वेजिटेबल को रखते हैं तो उसी को ब्लांचिंग के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद पानी को ठंडा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन जैम एंड जेली, यानी जैम एंड जेली में जो अंतर है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। यानी जैम एंड जेली में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। तो जैम एंड जेली में किस प्रकार का डिफरेंसेस है? तो जैम एंड जेली में कौन सा डिफरेंसेस देखने को मिलता है? तो जैम एंड जेली में कौन कौन से डिफरेंसेस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आपका आता है राइप एंड थिक फ्लैसिड फ्रूट्स आर यूज्ड, यानी कि जैम में जो है राइप यानी पके हुए और थिक फ्लैसिड यानी कि जो मोटे फ्लैसिड वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एप्पल का प्रयोग करते हैं। यानी कि फ्लैसी थैलेमस वाले फ्रूट्स इसमें ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे एप्पल होता है। और पके हुए फ्रूट का प्रयोग किया जाता है, जबकि जेली में जो है अर्ध पका फ्रूट का प्रयोग किया जाता है, जो कि 3 से 4 भाग ही पका होना चाहिए। नेक्स्ट है पेक्टिन इज नॉट इम्पॉर्टेंट देन एसिड्स, यानी कि जैम में पेक्टिन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एसिड की आवश्यकता इसमें होती है। जबकि जेली में पेक्टिन जो होता है वो नेसेसरी होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। कितनी मात्रा में? तो 0.5 से लेकर 1%, यानी 1% से कम मात्रा ही प्रयोग में लाई जाती है इन केस ऑफ जेली। इसका टेस्ट भी कैसे करते हैं? तो पेक्टिन का टेस्ट जो होता है 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो एल्कोहल टेस्ट के द्वारा करते हैं, दूसरा जेल मीटर टेस्ट के द्वारा करते हैं, तीसरे नंबर पर स्पिरिट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तीसरे नंबर पर इट इज ऑपाक, यानी कि जो जैम होता है यह ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, जबकि जेली जो होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है। तो नॉन ट्रांसपेरेंट को हम ऑपाक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट शुगर इज एडेड अकॉर्डिंग टू एसिड कंटेंट, यानी कि जैम में जो शुगर की मात्रा मिलाई जाती है वह एसिड के
कंटेंट के अकॉर्डिंग ही मिलाई जाती है, जबकि जेली में शुगर इज एडेड अकॉर्डिंग टू पेक्टिन कंटेंट, यानी कि जेली में जो शुगर मिलाया जाता है वो पेक्टिन के अकॉर्डिंग ही मिलाया जाता है, जिसमें 65 से 70% तक शुगर की मात्रा इसमें मिलाई जाती है। नेक्स्ट है 5वें नंबर का पॉइंट, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी जो होता है जैम जो बनाया जाता है वो विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स को आपस में मिक्स कर ही यानी विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स को आपस में मिक्स करके ही तैयार किया जाता है, और इसमें जो है पल्प का प्रयोग करते हैं। जो जिस एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एप्पल हो गया, पपीता हो गया, टोमेटो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इन सभी के द्वारा जो है जैम तैयार किया जाता है। जबकि फ्रूट डू नॉट मिक्स, यानी कि जेली जो होता है वो फ्रूट को आपस में मिक्स करके नहीं बनाया जाता है। यह सिंगल फ्रूट इसमें प्रयोग में लाया जाता है, या तो गुआवा का प्रयोग कर लीजिए या फिर एप्पल का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन जैम जो होता है वो एक प्रोडक्ट से भी बनाया जा सकता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट को, बहुत ही सारे फलों को आपस में मिक्स करके भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर एट एंड पॉइंट, यानी कि जो जैम का टेम्परेचर होता है कितना होता है, तो जैम में जो टेम्परेचर होता है वो जैम का टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता है। कितना, तो 221 डिग्री सेंटीग्रेड जैम का रखा जाता है, और यह 200 या कितना आ जाएगा, तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड से। लेकिन जेली का टेम्परेचर कम रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म करने पर इसमें सिनरेसिस होने लगता है, तो इसमें सिनरेसिस और इसकी क्वालिटी ख़राब होने लगती है। तो इसलिए जेली का जो एंडिंग टेम्परेचर होता है वो 103 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 219 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है जैम में TSH की मात्रा जो होती है 68% तक होती है, जबकि जेली में TSH की मात्रा 65% तक होती है। नेक्स्ट है एसिड शुड भी 0.5 से लेकर 0.6% तक, यानी कि जेली में जैम में एसिडिटी कितनी होती है, तो जैम में जो एसिडिटी होती है वो जैम की एसिडिटी कितनी होती है, तो जैम की एसिडिटी जो होती है वो 0.3 से लेकर 0.5% तक होता है। यानी जैम की जो एसिडिटी होती है 0.03 से लेकर 0.03% होता है, जबकि जेली की एसिडिटी जो होती है वो जेली की एसिडिटी कितना दिया है, तो 0.5 से लेकर 0.5 से लेकर 1% तक होता है। पीएच की बात करते हैं, तो जेली का पीएच जो होता है, जैम का पीएच जो होता है वो कितना होता है, तो जैम का पीएच जो होता है वो कम होता है, जेली का पीएच ज़्यादा होता है। जैम का पीएच कितना होता है, तो जैम का पीएच जो होता है वो 3.2 से लेके 3.5 होता है, जबकि जेली का पीएच कितना होता है, तो जेली का पीएच जो होता है वो कम होता है, 3.0 से लेके 3.2 होता है, क्योंकि जेली ज़्यादा एसिडिक होता है, और जेली में एसिड की मात्रा जो होती है वो कितना होता है, तो जेली में एसिड की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, 0.5 से लेके 0.05% तक होता है, 0.7% तक होता है, यानी कि 500 से 700 ppm मात्रा जो होता है जेली में होता है एसिडिटी की मात्रा, जबकि 0.03 से लेके 0.05% जो होता है इसमें, तो इसमें एसिडिटी पाया जाता है जैम में। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंसेस बिटवीन स्क्वैश एंड कार्डियल, यानी स्क्वैश एंड कार्डियल में अंतर। स्क्वैश एंड कार्डियल में अंतर, एक तरफ स्क्वैश दिया, दूसरी तरफ कार्डियल दिया है, और स्क्वैश में जो है स्टैंड जूस का प्रयोग करते हैं, जो कि फ्रूट पल्प से तैयार किया हुआ होता है, और इसमें शुगर और वाटर भी मिला रहता है। जबकि कार्डियल जो होता है वो किससे तैयार किया जाता है, तो क्लियर स्वीटेस्ट जूस ऑफ फ्रूट पल्प, यानी फ्रूट पल्प का जो साफ किया हुआ स्वीटेस्ट जूस होता है उसी से कार्डियल तैयार किया जाता है। दूसरे नंबर पे इसमें फ्रूट का जूस कितना लिया जाता है, तो 25% लिया जाता है। TSH कितना होता है, तो इसका 40% TSH होता है। और स्क्वैश किससे तैयार किया जाता है, तो मैंगो का स्क्वैश बनाया जाता है, पाइनएप्पल का स्क्वैश बनाया जाता है, लेमन का स्क्वैश बनाया जाता है। जबकि कार्डियल किससे बनाया जाता है, तो कार्डियल में केवल 25% जूस का ही प्रयोग करते हैं, TSH कार्डियल का पता ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन स्क्वैश एंड शरबत, यानी स्क्वैश एंड शरबत में जो अंतर दिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तरफ आपका स्क्वैश दिया, दूसरी तरफ शरबत दिया। इट कंटेन्स फ्रूट जूस, यानी कि शरबत स्क्वैश बनाने के लिए फ्रूट जूस का प्रयोग करते हैं, जिसमें शुगर और वाटर की मात्रा पाई जाती है। जबकि शरबत बनाने के लिए शुगर का सिरप बनाया जाता है, वो भी आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ। जबकि TSH की मात्रा कितनी होती है, स्क्वैश में TSH की मात्रा 40% तक होती है, शरबत में TSH की मात्रा 70% से अधिक होती है, क्योंकि एक प्रकार से यह सिरप ही होता है शुगर का। नेक्स्ट है स्क्वैश, मैंगो का स्क्वैश बनाया जाता है, पाइनएप्पल का स्क्वैश बनाया जाता है, एंड लेमन का स्क्वैश बनाया जाता है। जबकि शरबत जो होता है वो आलमंड का शरबत बनाया जाता है, यानी कि आलमंड का शरबत बनाया जाता है, खसखस का शरबत, खुसखुस का शरबत बनाया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन प्रिजर्व एंड कैंडी, यानी प्रिजर्व एंड कैंडी के बारे में हम बात करते हैं। तो एक तरफ आपका प्रिजर्व जिसे हम मुरब्बा के नाम से जानते हैं, दूसरे नंबर पे आपका कैंडी आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रिजर्व मेड फ्रॉम नेचुरल फ्रूट्स बाय कुकिंग होल और
कट, यानी कि जब हम फलों को काट कर या फिर संपूर्ण फल को ही पका कर नेचुरल फ्रूट्स से किसी भी प्रिजर्व को तैयार करते हैं तो उसी को प्रिजर्व के नाम से जाना जाता है। फिर से प्रिजर्व मेड फ्रॉम नेचुरल फ्रूट्स, यानी कि जो प्रिजर्व होता है वो नेचुरल फ्रूट से बनाया जाता है और यह फ्रूट जो होता है पकाया जाता है या फिर इस फ्रूट को संपूर्ण रूप से, यानी कि प्रिजर्व में जो फ्रूट को पकाया जाता है वो संपूर्ण फ्रूट को ही पकाया जा सकता है या फिर काट कर फ्रूट को पकाया जाता है। जबकि कैंडी जो होता है ये फ्रूट कवर विद शुगर एंड ग्लूकोज, यानी कि कैंडी में जो होता है शुगर एंड ग्लूकोज के साथ इसके फ्रूट को कवर किया जाता है, यानी कि कैंडी में शुगर एंड ग्लूकोज के साथ ही फ्रूट को कवर किया जाता है। सब्सिक्वेंटली ग्राइंड एंड ड्राइड, यह आपका ग्राइंड के रूप में हो सकता है या फिर सूखा हुआ रूप में हो सकता है। नेक्स्ट है इट हैविंग शुगर सिरप इज बिकम्स टेंडर ट्रांसपेरेंट एंड माने प्रिजर्व जो होता है वो आंवला से बनाया जाता है। प्रिजर्व जो होता है वो आंवला से बनाया जाता है, यानी कि आंवला से मुरब्बा बनाया जाता है। आंवला से जो मुरब्बा बनाया जाता है उसी को प्रिजर्व के नाम से जानते हैं। कैंडी के अंतर्गत आपका आगरा का पेठा आता है, या फिर इसी मुरब्बा को जब हम सुखा देते हैं, बाहर निकाल के सुखा देते हैं तो उसी को कैंडी के नाम से जानते हैं। कैंडी में सबसे ज़्यादा TSH की मात्रा होती है 75% तक पाई जाती है, जबकि प्रिजर्व में या फिर मुरब्बा में जो TSH की मात्रा होती है 70% तक होती है। जैम में TSH की मात्रा 68% तक होती है, जेली में 65% होता है और शरबत में क्या होता है तो 70% से अधिक TSH की मात्रा होती है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं तो कैंडी में TSH की मात्रा 75% तक होती है और शरबत में TSH की मात्रा 70% से अधिक होती है और फिर मुरब्बा में TSH की मात्रा 70% तक होती है। जैम में TSH की मात्रा 68% तक होती है, जेली में 65% TSH पाया जाता है, 40% आपका स्क्वैश में पाया जाता है और 30% केचप में पाया जाता है, 28% सास में पाया जाता है, 15% नेक्टर में पाया जाता है, 10% RTS में TSH की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फ्लोरिकल्चर। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फ्लोरिकल्चर। बोनसाई पहले नंबर पे बोनसाई आता है। ये एक प्रकार का जापानी चार्ट होता है जो कि मिनिएचर ट्री के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर मिनिएचर श्रब्स के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है कि ड्वार्फिंग, यह बहुत ही छोटा, यानी इसमें पौधा जो होता है बहुत ही छोटा करके उगाया जाता है, यानी जापानी आर्ट ऑफ ग्रोविंग मिनिएचर ट्री एंड श्रब्स बाय एक्सट्रीम ड्वार्फिंग, यानी कि बहुत ही छोटा करके जब हम किसी मिनिएचर ट्री या फिर श्रब्स को उगाते हैं जापानी आर्ट के तौर पर तो उसी को बोनसाई के नाम से जाना जाता है। बेस्ट एग्जांपल किसका होता है तो इसके अंतर्गत जो फाइकस स्पीशीज होते हैं जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये सभी जो होती है बोनसाई के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। जबकि टोपियरी क्या होता है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट इनटू डिफरेंट शेप, यानी कि जब हम ट्रेनिंग के द्वारा बहुत ही प्रकार की आकृति दे देते हैं पौधों में तो उसी के कला को हम टोपियरी कहते हैं। फिर से इट इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट टू डिफरेंट शेप्स, यानी कि विभिन्न आकृति में जब हम पौधों का यानी पौधों में विभिन्न, फिर से सेंटेंस गलत बैठ रहा है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट्स इनटू डिफरेंट शेप, यानी कि ट्रेनिंग के द्वारा जब हम प्लांट्स को बहुत सारे डिफरेंट दे देते हैं तो उसी कला को टोपियरी के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, शेप ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल का शेप दे दिया जाता है, पक्षियों का शेप दे दिया जाता है, किसी स्टेचू का शेप दे दिया जाता है। प्लांट्स यूज्ड इन टोपियरी। टोपियरी में कौन कौन से प्लांट प्रयोग में लाए जाते हैं तो इसमें एवरग्रीन प्लांट्स प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि टोपियरी बनाने के लिए जो था सदैव जो था एवरग्रीन प्लांट्स का प्रयोग में लाया जाता है। एग्जांपल के तौर पे आपका ड्यूरंटा आता है, मोराया पैनिकुलाटा आता है, क्लेरोडेंड्रॉन इनर्मी होता है। सबसे बेस्ट जो होता है वो टोपियरी के लिए क्लेरोडेंड्रॉन इनर्मी ही प्लांट्स होता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आपका एज आता है। एज में जो होता है फिर लो ग्रोविंग पेरेनियल्स होते हैं, यानी कि एज में क्या आते हैं तो लो ग्रोविंग पेरेनियल्स आते हैं या फिर एनुअल प्लांट्स आते हैं। फिर से एज के अंतर्गत क्या आते हैं तो वेन लो ग्रोविंग पेरेनियल्स या फिर एनुअल प्लांट्स आर सोन ऑन द बॉर्डर ऑफ प्लांट्स आर बेड्स, यानी कि बॉर्डर यानी कि फील्ड के बेड्स पर या फिर फील्ड के प्लांट्स की बॉर्डर पर, यानी कि बॉर्डर के बेड्स पे या फिर बॉर्डर के प्लॉट्स पर जब हम किसी लो ग्रोविंग पेरिनियल एनुअल प्लांट्स को उगाते हैं तो उसी को हम हेज के नाम से जानते हैं। इसमें अल्टरनेटिव का प्रयोग करते हैं, सनरोज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हेज। हेज के अंतर्गत क्या आता है तो फेंस श्रब्स आर प्लांटेड ऑन बाउंड्री फॉर फेंसिंग, यानी कि फेंसिंग के पर्पज से जब हम बाउंड्री के चारों तरफ किसी श्रब का प्लांटिंग करते हैं तो उसी को हेज के नाम से जानते हैं। इट मे बी ऑर्नामेंटल आर प्रोटेक्टिव, यानी कि हेज जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल भी हो सकते हैं और प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत हम करौदा का प्रयोग करते हैं, बोगनविलिया का प्रयोग करते हैं, मेहंदी का प्रयोग करते हैं, हिबिस्कस का प्रयोग करते हैं, क्लेरोडेंड्रॉन का भी प्रयोग करते हैं, लेंटेना का प्रयोग करते हैं। आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेजेज, यानी कि क्लेरोडेंड्रॉन एंड लेंटेना कैमरा ये जो होते हैं हेज के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल के तौर पे माने जाते हैं।
तो इस सेशन में हमने हॉर्टिकल्चर से संबंधित पूरे टॉपिक को ही कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइस।